नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं आईआर का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक अगर वीक में चर्चा में होता है तो वो ज़रूर ही मैं पढ़ाता हूँ। इस वीक में जो चर्चा में टॉपिक है वो आईआर का वो है भारत और फ्रांस के संबंध। इसे ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे, इतना डिटेल में देखेंगे कि बीपीएससी मेंस में जो GS1 में 4 पेज के आईआर के सवाल लिखने के लिए आते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, समटाइम शॉर्ट फॉर्मेट में भी आ जाता है। जैसे DSO के मेंस एग्जामिनेशन में बीपीएससी ने शॉर्ट फॉर्मेट में एक आईआर का सवाल पूछा हुआ है, तो उसे लिख पाएँ आप, सवालों की समझ हो आपको, और ऐसी चीज़ें जो आपको सवाल में कठिनाई के स्तर पर पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स बना करके, उसे भी आप आसानी से हल कर सकें। सबसे पहले जब भी हम आईआर के किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? सवाल देखने शुरू करते हैं कि सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और उन सवालों को जब तक मन मस्तिष्क में नहीं बिठाएंगे तब तक टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। कभी भी जब आईआर पढ़ा कीजिए या कोई भी टॉपिक, तो उसके सवाल ज़रूर पहले देख लिया कीजिए, ताकि टॉपिक पढ़ते समय आपके दिमाग में रहे कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और किस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत और फ्रांस द्विपक्षीय संबंध के शीत युद्ध काल से लेकर हालिया विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक के विकास का पता लगाएं। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलैटरल रिलेशन फ्रॉम कोल्ड वॉर एरा टू रिसेंट स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। कोल्ड वॉर के समय से लेकर के वर्तमान के स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक की जो यात्रा है भारत और फ्रांस के संबंधों की, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर पता नहीं होगा इतिहास वर्तमान तो आप नहीं लिख पाएंगे। केवल वर्तमान पता होगा तो भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी यात्रा लिखनी है। नेक्स्ट है कि रक्षा सहयोग भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का एक मूलभूत स्तंभ है। डिफेंस कॉपरेशन जो है ये हमारे और फ्रांस के बीच में बिल्कुल सबसे बड़ा मजबूत पिलर है। भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हालिया रक्षा समझौते और संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के महत्व पर चर्चा करें। डिफेंस कॉपरेशन इज फंडामेंटल pillar of the India-France strategic partnership, discuss the significance of recent defense deals and joint technology development in achieving India's आत्मनिर्भर भारत मिशन। हाल ही में हमने 100 से ज़्यादा राफेल खरीदने की डील की है। तो जरा इमेजिन कीजिए कि यह सवाल क्यों नहीं पूछेगा आपसे। इसी प्रकार से एक और सवाल है कि पारंपरिक रक्षा संबंधों से परे भारत और फ्रांस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चूंकि AI इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा केंद्र भारत और फ्रांस का ही संबंध बना हुआ है। पिछले साल जो फ्रांस में AI समिट हुआ उसमें भारत सहयोगी शामिल था, सहयोगी के तौर पर शामिल था। इसलिए क्यों नहीं पूछा जा सकता है? पारंपरिक रक्षा संबंध से परे भारत और फ्रांस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। इस नए मोर्चों में संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करें। बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिफेंस टाइज, इंडिया एंड फ्रांस आर एक्सपेंडिंग कॉपरेशन इन इमर्जिंग एरिया लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एनालाइज द पोटेंशियल एंड चैलेंजेज इन दीज न्यू फ्रंटियर्स। ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा इसे हल करके दिखाइए मुझे। इसीलिए जरूरी होता है कि आप डिटेल में पढ़ें। इसी प्रकार से चौथा और पांचवा सवाल भी है। जिनका 71 बीपीएससी मेंस है अप्रैल माह में, उनसे तो कम से कम ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि आप जो है इन सवालों को लिखेंगे। सारे नहीं तो 2-3 सवाल तो लिखिए, ठीक है। तो जरा इसे डिटेल में हम लोग समझेंगे, इतिहास भी समझेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी समझेंगे, और काफ़ी डिटेल वीडियो होगा। तो जिन्हें पसंद नहीं आएगा उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि अब इसमें चटकारे वाली कोई चीज़ें तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको काफ़ी अच्छे से समझाया जाए। इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, आईआर जो होता है, इसमें केवल और केवल गिव एंड टेक का संबंध ही देखा जाता है कि हमने फ्रांस से क्या प्राप्त किया, फ्रांस ने हमसे क्या प्राप्त किया, और यहीं पर सारा कुछ चलता है। इसके आगे कुछ भी नहीं होता है। कोई भी इमोशनल रिलेशन को साझा नहीं करते हैं। बाकी जो भी कुछ दिखता है आपको, गले मिलना, हाथ लगाना, हाथ मिलाना, खूब मतलब एक दूसरे के खाना को प्रमोट करना, गाने को प्रमोट करना, तारीफ़ करना, ये सब कुछ डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं।
अंततः जो मायने रखता है कि आपने हमसे क्या लिया और हमने आपसे क्या लिया। इसी को विदेश नीति कहा जाता है, जिसमें हम अपने हितों की बात को सामने वाले को अच्छे समझा सकें और उसके हितों को भी समझ सकें और अपने आदान प्रदान कर सके चीज़ों को। गिव एंड टेक का रिलेशन जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर संबंध होगा। ठीक है, तो ये गिव एंड टेक जो है भारत और फ्रांस के बीच में आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। फ्रांस का हमारे इतिहास में भी चर्चा में रहा है। फ्रांसीसी यहाँ पर आए भी थे। आप इंडो कार्नेटिक वॉर जो समझते, एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो पढ़ते हैं, उसमें फ्रांस भी एक पक्ष था। फिर आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप पंडिचेरी के बारे में पढ़ते हैं, डुप्ले की नीतियों को पढ़ते हैं। तो फ्रांस तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा भरा पड़ा हुआ है। प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति था जो भारत की आज़ादी के बाद भारत के साथ संबंध हमेशा ही हमारे फ्रांस के साथ अच्छे रहे। हमेशा का मतलब हमेशा ही, ऑल टाइम, हमेशा ही सही संबंध रहे, बेहतर संबंध रहे। ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ टाइमलाइन है, इसे हम बाइलिंगुअल समझेंगे। पूरा वीडियो बाइलिंगुअल ही होगा। भारत और फ्रांस के मध्य राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के पश्चात स्थापित हुआ था। फ्रांस ने हमें एक स्वतंत्र देश के तौर पर जब मान्यता दिया, उसके बाद से ही राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित होना शुरू हो गया था। 26 जनवरी 1998 को भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा 1998 में दिया गया। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, फ्रांस उन एकमात्र देश में से है जिसने, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तो उस दौरान फ्रांस ने हमारी आलोचना नहीं की और हम पर उसने सैंक्शन नहीं लगाया। नहीं तो सबके सब अमेरिकी सैंक्शन जो लगाए गए उसमें सभी ने हामी भरी थी, चाहे वो यूरोप का और देश हो, चाहे वो जापान हो, सभी ने एक तरफा हामी भरी थी अमेरिका के पक्ष में कि भारत पर सैंक्शन लगाया जाना चाहिए परमाणु परीक्षण के बाद। लेकिन फ्रांस ने हमारा उस समय भी साथ दिया था। ठीक, रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं रक्षा और सुरक्षा और सैन्य परमाणु मामले, अंतरिक्ष और मजबूत हिंद प्रशांत क्षेत्र। ये ऐसे कॉमन कॉज हैं। कॉमन कॉज होता है, कॉमन कॉज आपकी और मेरी जो वीडियो के थ्रू हमारा संबंध है, मैं मेंटोरशिप करता हूँ, आप पढ़ते थे कॉमन कॉज क्या है, मैं पढ़ाता हूँ और आपको वो चीज़ देखना होता है। यही तो कॉमन कॉज है। किसी भी संबंध में कॉमन कॉज जरूर ही होते हैं। तो यहाँ पर जो भारत और फ्रांस के बीच में कॉमन कॉज है वो कौन कौन से हैं? रक्षा और सुरक्षा, जिसमें हम भी उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते, वो भी हमारी रक्षा सुरक्षा मदद करता है। और सैन्य परमाणु मामले, अंतरिक्ष और मजबूत इंडो पैसिफिक एरिया। अब हिंद महासागर फ्रांस का क्या लेना देना भाई? तो कोमोरोस द्वीप समूह का नाम आपने सुना होगा, अफ्रीका के तट के समीप में। यहाँ पर फ्रांस का औपनिवेशिक काल से ही रहा है और अभी भी वह उसी के कार्यक्षेत्र में शामिल है। और भी कई सारे द्वीप हैं हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक एरिया में, हिंद और प्रशांत के क्षेत्र में विस्तारित हैं, जहां पर फ्रांस का उपनिवेश आज भी स्थापित है। अन्य सहयोग के क्षेत्र हैं समुद्री सुरक्षा, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, उन्नत कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय और सतत विकास। ये सब इसमें कहा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी, एडवांस कंप्यूटिंग, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ऐसे एरिया है जहां पर भारत और फ्रांस जो हैं वह सहयोग करते हैं। सबसे पहले समझेंगे चर्चा में क्यों, फिर हम लोग इतिहास शॉर्ट में देखेंगे, फिर वर्तमान के संबंधों पर आएंगे। चर्चा में इसलिए है कि फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे के दौरान, जहां उन्होंने शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया है, और भारत और फ्रांस ने आज तक के पृथ्वी पर सबसे बड़े डिफेंस डील को साइन किया है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस डील किसी भी देश ने आज तक दूसरे देश के साथ साइन नहीं किया था। हमने किया हुआ है, अभी अभी किया है फ्रांस के साथ में, जिसमें हम भारी भरकम बड़ी मात्रा में राफेल जेट को खरीदने वाले हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ साथ हमने परमाणु ऊर्जा पर भी बात की है, साइबर पर भी बात की है, स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी बात की है, और AI पर भी संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसलिए हाल फिलहाल में
द्विपक्षीय संबंधों में भारत ने इससे ज़्यादा तवज्जो किसी भी देश को नहीं दिया है। रूस को तो दे ही रहे हैं हम, उसके अलावा फ्रांस को ही हम सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय संबंधों में आजकल तवज्जो दे रहे हैं। देखिए जरा क्या क्या है। रक्षा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी होता है, अंतरिक्ष, एआई, बहुपक्षीय मामलों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति बनी है, जिसका आधार 25 वर्षों का रणनीतिक सहयोग होगा। होराइजन 2047 रोड मैप इसे नाम दिया गया है। होराइजन 2047 रोड मैप इसे नाम दिया गया है। 2026 से 2047 तक के लिए रणनीतिक सहयोग पर, डिफेंस पर, रणनीतिक सहयोग पर पैक्ट को साइन किया गया है। अगले 25 वर्षों तक हम लोग रणनीतिक सहयोग करेंगे। रणनीति का क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजिक का, कि सामरिक, रक्षा, सुरक्षा इत्यादि चीज़ों से जुड़ी हुई वस्तुएं जो होती हैं, नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, इन सब को एक शब्द में स्ट्रैटेजिक कह दिया जाता है। 25 वर्षों के लिए इसको क्या नाम दिया गया है? होराइजन 2047 रोड मैप इसे नाम दिया गया है। समय के साथ क्या क्या बदलाव आया है? सबसे चरणबद्ध है। स्वतंत्रता के बाद उपनिवेशवाद से मुक्ति, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड डीकोलोनाइजेशन। 1947 से 1962 भारत की स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक ध्यान फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों को शांतिपूर्ण ढंग से भारत को वापस सौंपने पर था, जिसके तहत हमने पुर्तगाल से गोवा को लिया और फ्रांस से पंडिचेरी के इलाकों को प्राप्त किया और भारतीय जो हिस्सा है उसका उसे भाग बनाया गया। राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1947 में स्थापित हुए। क्षेत्रों का समर्पण। गोवा में पुर्तगालियों के विपरीत फ्रांस ने अपने एनक्लेव के लिए एक राजनयिक मार्ग चुना। 1956 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1962 तक पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम जैसे क्षेत्रों का आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य का हिस्सा उसने एक डिफेंस डील साइन करके बना दिया, जबकि गोवा को तो हमें पुलिस कार्रवाई के जरिए मिलाना पड़ा भारत में, है ना। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने साइन करके अपने सभी जो इलाके थे, ये सब अलग अलग पर हैं। पुडुचेरी तमिलनाडु के तट के समीप आपको दिखेगा, कराईकल, माहे, यनम आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा, कुछ केरल के तट के, ये सब फ्रांसीसी छोटी छोटी कॉलोनी हुआ करती थी, जिसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा आज़ादी के बाद बनाया गया। तो सबसे पहले भारत के एकीकरण में भी फ्रांस ने सहयोग दिया कि इन क्षेत्रों पर भारत के अधिकार को स्वीकार किया उसने और भारत को बिना किसी संघर्ष के आसानी से सौंप दिया गया। डिफेंस कब डील कब साइन हुआ? 1956 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके जरिए हमें यह सौंप दिया गया। प्रारंभिक रक्षा संबंध। 1950 के दशक में भी भारत ने सैन्य उपकरणों के लिए फ्रांस की ओर देखना शुरू कर दिया। उसने आवर्गान, तूफानी और मिस्ट्रेस विमान प्राप्त किए। ये उस समय के छोटे छोटे विमान होते थे जो हमने शुरुआत में फ्रांस से प्राप्त किए थे। चरण 2 जो है 1963 से 1997 का दौर है, जिसको हम व्यवहारिकता और कोल्ड वॉर का समय मुख्य रूप से मानते हैं। दुनिया ध्रुवीकृत थी, पोलराइज हो गई थी दुनिया, 2 भागों में बटी हुई थी। एक अमेरिका का ध्रुव था और एक यूएसएसआर का ध्रुव था, और हम नाम के जरिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट के जरिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद कि फ्रांस अमेरिकी ध्रुव में शामिल था, उसने कभी भी भारत का अपोज नहीं किया, भारत का विरोध नहीं किया और हमें हर तरह से मदद ही किया उसने कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया ध्रुवीकृत थी, फ्रांस और भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी इच्छा में एक साझा आधार पाया, जो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को उसने भी स्वीकार किया कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत अगर चाहे तो वह अकेला ही आगे बढ़ सकता है, और इसको लेकर कभी उसने विरोध नहीं दर्ज करवाया। अंतरिक्ष सहयोग 1960 और 70 के दशक तक, यह साझेदारी 1960 के दशक की शुरुआत में हुई, जब भारत के पहले ध्वनि परीक्षण रॉकेट प्रक्षेपण में फ्रांसीसी पेलोड ले जाया गया। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने जल्द ही ISRO वैज्ञानिक को प्रशिक्षण देने के फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एंड्यूज स्पेस्टियल, ये फ्रांस का वहाँ पर स्पेस एजेंसी है, यहाँ पर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया, जिसके लिए ज्ञापन भी साइन किया गया। और विकास इंजन का आधार जो बना, वाइकिंग इंजन प्रौद्योगिकी भी हमें प्रदान की गई। किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। यानी कि शुरुआत के दौर में
हमारे स्पेस और जो स्पेस से जुड़े हुए रॉकेट वगैरह हैं उसके विकास में फ्रांस ने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है हमें। तो ये भी क्या हो गया, अंतरिक्ष का सहयोग कोई आज का नहीं है, हमेशा से ही रहा है, जिसमें विकास इंजन जो अभी हमारे पास में है वो वाइकिंग इंजन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उन्नत स्वरूप माना जाता है, उसको अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। जो पूरी दुनिया में आज विकास इंजन अलग अलग भागों में काम कर रही क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, तो हमने जो विकास इंजन बनाया उसका प्रारंभिक स्वरूप जो था वो फ्रांस के पास में था, वाइकिंग इंजन प्रौद्योगिकी। इसी को अपग्रेड करते हुए अपना स्वदेशी हमने विकास इंजन बनाया। तो ये भी फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा सहयोग है हमारे स्पेस एजेंसी को आगे बढ़ाने में। बाद में PSLV, GSLV कई सारे हमने बनाए हैं, खुद से बनाया है। परमाणु समर्थन, जब अमेरिका ने परमाणु अप्रसार कानूनों के कारण तारापुर, महाराष्ट्र, भारत का सबसे बड़ा सिविल ऊर्जा न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो तारापुर परमाणु संयंत्र है, ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी, तो फ्रांस ने समृद्ध यूरेनियम प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया। अमेरिका ने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत में हम भारत को यूरेनियम नहीं देंगे, सिविल पर्पस के लिए नहीं भी देंगे, क्योंकि भारत पर शक था कि भारत बम बना रहा है। लेकिन उस समय फ्रांस ने हमें संवर्धित यूरेनियम जो है वो प्रदान किया, और इसके कारण से हमारा क्या हो गया, एनरिच यूरेनियम के कारण से हम बिजली बना पाए तारापुर परमाणु संयंत्र का उपयोग करके। तारापुर वर्तमान में भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला केंद्र है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, सबसे बड़ा भी है ये। इसके लिए भी एनरिच यूरेनियम जो है वो US ने जब सप्लाई रोकी तो किसने प्रदान की, फ्रांस ने हमें प्रदान की थी। कितना डिटेल में हिस्ट्री आपको पता चल रहा है। उसके बाद फिर डिफेंस डील में और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया। मिराज 2000, 1980 के दशक में मिराज 2000 लड़ाकू विमान हासिल किए, जो आज ही भारतीय वायुसेना में मौजूद है। आज भी मिराज का उपयोग किया जाता है। भारत, सऊदी अरब जैसे जितने भी एयरफोर्स हैं इस रीजन के, उन सभी में मिराज है। ठीक है। चरण 3, 1998 से 2022, इस चरण ने रिश्ते को एक औपचारिक गहरे स्तर की गठबंधन में बदल दिया। 1998 का परमाणु परीक्षण, भारत के पोखरण 2 परीक्षण के बाद अधिकांश पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया। हालांकि फ्रांस ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि अघोषित रूप से पाकिस्तान के पास में और घोषित रूप से जब चीन के पास में परमाणु हथियार हैं, तो ऐसे में भारत के पास में कैसे नहीं होने चाहिए। भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि भारत के पास ये परमाणु हथियार होने चाहिए, और उसने इसके कारण से हम पर सैंक्शन लगाने से मना कर दिया। ये तीसरे चरण की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला रणनीतिक साझेदारी, 1998 में फ्रांस पहला पश्चिमी देश बना जिसके साथ हमने औपचारिक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री था जिसने हमारे साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किया और हमारे पोटेंशियल को पहचाना कि 1998 का भारत 2026 में दुनिया की प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति होगा, जिसके कारण से आज भारत ने उसके साथ में 3 लाख करोड़ की डील जो साइन की है, तो ऐसे ही थोड़ी ना साइन की है, एक ही दिन में थोड़ी संबंध बनते हैं गुरु, धीरे धीरे रे मना। तो वही वाला हाल है यहाँ पर फ्रांस के साथ में भी। प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे तो राफेल लड़ाकू विमान का ऐतिहासिक सौदा, P-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी परियोजना देखने को हमें मिलती है। 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से ISA की शुरुआत की, जिससे ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। चरण 4 जो है होराइजन 2047, जो 2023-25 और इंडो पैसिफिक 2023-25। होराइजन 2047 है मुख्य रूप से कि अगले 20-25 वर्षों में हम लोग क्या क्या हासिल करने वाले हैं। 2047 ज़्यादा दूर थोड़ी ना, 21 साल दूर है मात्र। 2000 से 2025 आए हैं तो 25 साल दूर, 2026 तक आ गए तो 26 साल दूर आ गए हम। अब तो मात्र 20 साल है, 2047 में हो गए आप सब, है ना। देखिए क्या है, साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में खरीदार विक्रेता से हट करके सह विकासकर्ता पर ध्यान केंद्रित हो गया है। क्या इसको कहा गया है, बायर सेलर टू को डेवलपर्स। अब इसी पर मैं सवाल बना सकता हूं कि भारत और फ्रांस का संबंध जो है यह बायर सेलर से
को डेवलपर्स की ओर स्थापित हो रहा है, चर्चा करें। बस बात खत्म, कीजिए चर्चा। बायर सेलर का मतलब होता है कि हम खरीदेंगे आप बेचो, या हम बेचेंगे आप खरीदिए। को डेवलपर का मतलब होता है कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत खरीद बिक्री कर लेंगे, लेकिन राफेल का संयंत्र आपको भारत में स्थापित करना पड़ेगा और यहां पर असेंबल करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी। तो बायर सेलर से क्या हो गया, को डेवलपर्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहां तक कैसे पहुंचे हैं, यहां तक हम आज़ादी के बाद से संबंधों गहराई करते करते अभी तक यहां पर पहुंचे हैं। ऐसा संबंध हमारे केवल रूस के साथ में है और थोड़े बहुत क्षेत्रों में अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं, लेकिन उससे बहुत उतार चढ़ाव आता है। इतना स्थिर संबंध हमारे केवल यूएसएसआर के साथ में, रूस के साथ में ही है और एक फ्रांस के साथ में है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ में नहीं है पूरे पृथ्वी पर। होराइजन 2023 में शुरू की गई इस 25 वर्षीय योजना का लक्ष्य हरित ऊर्जा, उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी, पूर्ण संप्रभुता हासिल करना है। लॉन्च इन 2023, दिस 25 ईयर प्लान एम टू अचीव फुल सॉवरेनिटी इन ग्रीन एनर्जी एंड एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, तो हरित ऊर्जा और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी में कंप्लीट सॉवरेनिटी को हमें हासिल करना है, जिसके तहत हम अपने यहाँ पर निर्माण भी कर सकें और आत्मनिर्भर बने। और इसमें फ्रांस हमारा सहयोगी होगा को डेवलपर के रूप में, कि अब हम खुद से बनाएंगे, आपके साथ मिल करके हम बनाएंगे, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया रूस के साथ मिल करके। इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर के निवासी होने के नाते दोनों देश फ्रांस और रीयूनियन के क्षेत्र जैसे माध्यम से स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त नौसैनिक गश्ती को भी बढ़ाया है, ताकि इंडो पैसिफिक एरिया में किसी भी एक देश का बोलबाला ना हो, बल्कि सभी देशों का कानून पर आधारित शासन स्थापित हो। इसके साथ साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का जारी है, स्पेसिफिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुंबई की यात्रा की और उन्होंने कहा कि हम एआई शासन, जलवायु परिवर्तन सहित जो क्षेत्र हैं, एआई गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें भी हम लोग काम करने वाले हैं। ये सब कुछ वहाँ पर बातें की गई है। ये सारा क्या हो गया, इन्फोग्राफिक है। ये छोटा सा फोटो में आप सारा कुछ समझ सकते हैं जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग बात कर रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार नेटवर्क की स्थापना, कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर के अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया गया है। अभी जो यात्रा हुई है उसका क्रक्स है ये। BEL और सैफ्रॉन, ये सैफ्रॉन फ्रांस की कंपनी है जो हैमर मिसाइल बनाती है। हैमर का उपयोग भारत ने किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो हैमर बहुत ही स्पेसिफिक और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अटैक करता है। इसके सह उत्पादन किए जाएंगे BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और सैफ्रॉन, ये कंपनी है अमेरिका फ्रांस की, उसके साथ में हैमर मिसाइलों का निर्माण करेगा। फ्रांसीसी और भारतीय थल सेनाओं के बीच पारस्परिक सैन्य अधिकारी पदस्थापन, मतलब रेसिप्रोकल मिलिट्री ऑफिसर्स पोस्टिंग। मेरे एक छोटे से कमांड में आप अपना ऑफिसर पोस्ट कीजिए, आपके एक छोटे से कमांड में हम अपना ऑफिसर पोस्ट करेंगे, जिससे सैन्य जो तारतम्यता है, सीक्वेंसिंग है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। इस दिशा में भी हम अब काम कर रहे हैं। ठीक है। उन्नत सामग्री केंद्र DST CNRS की स्थापना की जाएगी, जिसे प्लान टू एस्टैब्लिश एन एडवांस मटेरियल्स सेंटर भी स्थापित किया जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा। नई दिल्ली स्थित एम्स में स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत फ्रांस केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। एम्स में भी भारत और फ्रांस हेल्थ सेक्टर में AI का कैसे उपयोग किया जाए, इसको लेकर के सेंटर दिल्ली एम्स में स्थापित किया गया है। तो हमने किन किन क्षेत्रों को देखा, हेल्थ को हमने देखा, हेल्थ के अलावा AI देखा, हमने इन्वायरमेंट को देखा, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को देखा जिसमें रक्षा सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं, को प्रोडक्शन को हमने देखा, इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक में हमने देखा, मैरीन में भी हमने देखा। इंडो पैसिफिक यानी कि मैरीन हो गया। इतने सारे, स्पेस एक छूट गया, स्पेस भी है। इतने सारे क्षेत्र जो हैं उसमें भारत और फ्रांस मिलकर के काम करने वाले हैं। ये सब के सब चीज़ें अभी भी आपको दिखाया कि हैमर जैसे मिसाइलों का तो अभी समझौता हुआ है, फरवरी 2026 में ही हुआ है। ठीक है। प्रमुख परिणाम क्या क्या रहे, तो रक्षा और सामरिक सहयोग, 26 राफेल मरीन
लड़ाकू जेट विमानों की खरीद के अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है। मरीन के लिए हमारे जैसे INS विक्रांत है तो उस पर तैनात किया जा सकता है। H125 फाइनल असेंबली लाइन टाटा और एयरबस का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें टाटा और एयरबस मिलकर के भारत में असेंबली लाइन बना करके यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करेंगे। संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास समूह का गठन किया जाएगा डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक कॉपरेशन हेतु। परमाणु ऊर्जा सहयोग वर्ष 2025 आशय घोषणा के तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अब ये हर किसी को रटा हुआ होना चाहिए, SMR और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर AMR कहा जाता है इसको, ठीक है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पर सहयोग को मजबूत किया गया है। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना सहित मूल्य श्रृंखला में सहयोग किया जाएगा। फ्रांस ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के भारत के लक्ष्य को लेकर के सराहना की है और कहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम भी आपकी मदद करेंगे। और इसमें SMR और AMR जैसे तकनीक जो हैं यह फ्रांस में काफ़ी उन्नत और काफ़ी अच्छे से बनाए जाते हैं, इसके सप्लाई की भी बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में फ्रांस दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है, ठीक है। तो ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात हो गई। अंतरिक्ष सहयोग की भी बात की गई है। भारत और फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद 2026 में आयोजित किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में फ्रांस में आयोजित होगा। इंटरनेशनल स्पेस समिट आयोजित होगा कहाँ पर, तो फ्रांस में जुलाई 2026 में। प्रीलियम में नहीं पूछ सकता है क्या? जुलाई में ही आपका प्रीलियम है, उस समय आयोजित होगा तो आप बोलोगे कि कैसे पूछ लिया, इसी महीने का करंट पूछा है क्या? पहले ही तय हो चुका है कहाँ पर होगा, इसे याद रखिएगा, यह प्रीलियम में भी पूछा जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार की तो हमने बात की ही है। इंडो पैसिफिक सहयोग की भी हमने बात कर ली है, जिसमें दोनों देश जो हैं यह काम करेंगे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ त्रिपक्षीय प्रारूपों में भी सहयोग स्थापित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत फ्रांस, UAE भारत फ्रांस भी हिंद महासागर क्षेत्र में काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में भी सहयोग करेंगे। दोनों नेता जून 2025 में नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सफलता का स्वागत किया और राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के लिए भी दोनों ने BBNJ समझौते पर भी साइन किया है। बियॉन्ड नेशन ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी इसको कहा जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन BBNJ ट्रीटी इसको कहा जाता है। इसको लेकर के भी दोनों देशों ने समझौता लागू होने की सराहना की है, जिसके तहत में समुद्री क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जो किसी के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं, उन क्षेत्रों में भी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा रक्षा के लिए काम करना चाहिए। इसको लेकर के भी साइन हुआ था, उसका भी दोनों देशों ने स्वागत किया है कि ये ट्रीटी सही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI पर शोध केंद्र, जिसमें सॉवरेन विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट शामिल हैं। पेरिसांटे कैंपस और सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र, हेल्थ डेटा हब और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बीच में सहयोग की बात की गई है। ये अपने अपने समकक्षों के साथ सहयोग करेंगे भारत और फ्रांस जो हैं। शिक्षा और संस्कृति के संबंधों की बात करें तो 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों का लक्ष्य है। वर्तमान में 10,000 छात्र रह रहे, जिसकी जगह पर 30,000 यानी कि 20,000 और बढ़ेंगे अगले 5 सालों में। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ में सहयोग स्थापित किया गया है। रणनीतिक साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होने पर नमस्ते फ्रांस कार्यक्रम 2028 कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा 2028 में। इसको लेकर के भी अभी ही हामी भर दी गई है, यानी कि 1998 से 2028 30 वर्ष हो जाएंगे। तो रणनीतिक साझेदारी के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 30 वर्ष होने पर नमस्ते फ्रांस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर के अभी से ही कह दिया गया है कि यह 2028 में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। UN के चार्टर के सिद्धांत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर संघर्ष विराम न्यायपूर्ण शांति के समर्थन में भी दोनों देशों ने बात की है, जिसमें गजा, यूक्रेन और ईरान के साथ जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, इससे संवाद और कूटनीति पर जोर दिया गया है भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा। अब एक और है बहुपक्षीय समझौता, बहुपक्षीय मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिसको क्या कहा जाता है, मल्टीलैटरल इशूज कहा जाता है। जैसे
पीटी फैक्ट है इसमें गुरु आपके लिए। क्या है पीटी फैक्ट भाई? यूएनएससी का स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया, ये तो ठीक है भाई। फ्रांस में 2026 G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया गया कि आप भी आइए। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का फ्रांस में आयोजित होगा। इसके साथ साथ 2026 में नैरोबी अफ्रीका में होने वाला अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में भी भारत को आमंत्रित किया गया है कि भारत और फ्रांस मिलकर के अफ्रीका के देशों के विकास में भी भूमिका निभा सकते हैं और इसमें भारत भी शामिल होगा और फ्रांस भी शामिल होगा। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में नैरोबी में आयोजित किया जाएगा। यहाँ भी भारत और फ्रांस सहयोग स्थापित करेंगे और अपने सहयोगों के जरिए अफ्रीका के देशों को आगे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अफ्रीका में आज ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। उसके उपनिवेश रहे थे वो, तो आज भी वो सैन्य शासन के जरिए और अलग अलग जरिए से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। तो भारत उस इन्फ्लुएंस का उपयोग कर सकता है अफ्रीका के देशों की मदद करने के लिए। तो बहुपक्षीय संबंधों को भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। ओके, अब कुछ चैलेंजेज हैं। भारत और फ्रांस के संबंध में मुख्य चिंताजनक क्षेत्र क्या है? कुछ चैलेंजेज भी तो पढ़ने चाहिए। देखिए चैलेंजेज को एक एक करके देखिए क्या क्या है। रक्षा खरीद और तकनीकी हस्तांतरण में विलंब होता है। राफेल जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बी जेट इंजन जैसे क्षेत्रों में डिले होता है कई बार। भिन्न रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताएं। भारत की क्षेत्रीय दृष्टिकोण गैर संरेखित हैं, जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंड हैं। कभी कभी फ्रांस के वैश्विक हितों से टकराती है, जैसे रूस और यूक्रेन के संघर्ष में दोनों देशों का बिल्कुल अलग अलग रुख था। जहां पर फ्रांस रूस के धुर विरोधी माना जाता है, वहीं पर भारत रूस का धुर समर्थक माना जाता है। तो ये एक टकराव का मुद्दा बनता है, तो ये चैलेंज में आएगा। बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे। फ्रांस अपनी फार्मास्यूटिकल, लग्जरी उत्पाद और रक्षा उद्योगों के लिए अधिक पहुंच चाहता है, जबकि भारत आईटी, कृषि व जेनेरिक दवाओं के लिए वहां पर अधिक पहुंच चाहता है। भारत को सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नियमों के कारण फ्रांस में निर्यात करने में कठिनाई आती है, जिससे भारतीय उत्पादों को फ्रांसीसी बाजार में प्रवेश बाधित होता है। फ्रांस कहता है कि आपके उत्पाद वैश्विक लेवल के हैं ही नहीं, हम उसे प्रवेश नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और जेनेरिक दवाओं को लेकर के। तो ये भी क्या है, एक चैलेंज है, जिसमें बाजार पहुंच अभी भी सीमित है। वैश्विक एआई और डेटा नियमों पर असहमति है। फ्रांस ईयू के कड़े सामान्य डेटा संरक्षण मॉडल का पालन करता है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है, जबकि भारत अपनी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के अधिनियम 2023 के तहत लचीले और नवाचार अनुकूल दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। ओपन सोर्स एआई, साइबर सुरक्षा मानदंड और डिजिटल संप्रभुता पर मतभेद काफ़ी गहरे हैं, जिसके कारण से भी कई सारे चैलेंज उभरे हैं भारत और फ्रांस के संबंध में। रणनीतिक स्वायत्ता पर मतभेद है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं, जबकि फ्रांस और रूस के बीच में हमेशा ही तनाव का संबंध रहता है, जिसके कारण से भी चैलेंज उत्पन्न होते हैं। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो के नेतृत्व वाले रूस पर प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि फ्रांस यूक्रेन का एक प्रमुख सैन्य समर्थक रहा है, तो ये भी एक चुनौती है। प्रवासन और गतिशीलता पर भी प्रतिबंध है। बढ़ते संबंधों के बावजूद वीजा प्रतिबंध, वर्क परमिट की सीमाएं हैं। भारतीय छात्र और पेशेवरों के लिए आज भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज वहाँ पर देखा जाता है, जिसके कारण से ये भी एक कंसर्न में आएगा। इस टॉपिक के कंसर्न, संबंध, आयाम, सवाल सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। क्या बाकी रह गया जो आपको करना है? प्रयास कीजिएगा लिखने का सभी लोग। आज के दौर में भारत और फ्रांस के संबंधों की प्रासंगिकता, रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस, इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है और रेलेवेंस क्या क्या है। अगर इतना दिमाग नहीं चलाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।